नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग ये लेसन कार्बन एवं उनके यौगिक पढ़ चुके हैं। आज हम लेके आए हैं आपके लिए उनके जो अभ्यास के प्रश्न हैं, जो अपने पाठ्य पुस्तक है NCERT के जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। जिसमें अपना क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट है, पहला क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है? आपका दे रखा है कि जो अपना एथेन है, एथेन का आणविक सूत्र पूछे आपको। आणविक सूत्र दे रखा है, इसमें पूछा है कि कितने आपके सहसंयोजक आबंध है। आपको पता होगा एथेन संतृप्त कार्बन यौगिक है। संतृप्त में मतलब कार्बन कार्बन के मध्य और दूसरे परमाणु के मध्य सिंगल आबंध होता है। अब आपके एक तो संतृप्त यौगिक होता है, दूसरा है संतृप्त होता है। संतृप्त में कार्बन के मध्य सिंगल बंध होता है, असंतृप्त में कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बंध होता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, आप देख लो ध्यान से। क्या दे रखा है? एथेन का आणविक सूत्र आपको दे रखा है। क्या दे रखा है? C2H6 दे रखा है। इसमें पूछा है कि कितने 6 संयोजक आबंध है, 7 है, 8 है, 9 है, कितने? तो हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपके ये 2 कार्बन हो गए, ये 1 हो गए, ये दूसरा 2 कार्बन हो गए। 2 कार्बन के साथ में हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो इसके साथ में 3 जोड़ देता हूँ, 1 2 और कितने हो गए? 3 इसमें जोड़ दिए, 3 इसमें जोड़ दिए, 1 2 और 3, 6 हाइड्रोजन जोड़ दिए। अब इसमें पूछे आपके 6 संयोजक आबंध कितने? अब ये तो हमने बता दिया कि इसमें आपके आबंध की प्रकृति एकल आबंध है। 6 संयोजक आबंध में भी अपना एकल है, द्विबंध या त्रिआबंध नहीं, एकल आबंध है। एकल आबंध है कितने देख सकते हो भाई? 6 हाइड्रोजन हो गए, 6 ये हो गए, बीच वाला हो गया 7, गिन सकते हो। 1 ये हो गया, 2 3 4 5 6 और एक बीच वाला 7। इसका राइट आंसर होगा, इसमें आपके कितने 6 संयोजक आबंध है? इसमें आपके 7 6 संयोजक आबंध है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है 7 6 संयोजक आबंध है। इसमें कितने हैं? 7। इसके बाद हम बात करते हैं, आपका नाम आ रखा है ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन नाम देख लो आप ध्यान से, ब्यूटेनॉन। क्या नाम दे रखा है? ब्यूटेनॉन दे रखा है। अब इसमें लास्ट में जो आपका क्रियात्मक समूह है या प्रकारात्मक जो समूह है वो ओन जुड़ा हुआ है। देख लो, नॉन आ रखा है जिसका मतलब ओन जुड़ा है। आपको पता है कि ओन जो आपका समूह है वो किसका है? ओन आपका कीटोन का है। तो इसमें आपको ऑप्शन आ रखा है ब्यूटेनॉन सत्तू कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह या क्रियात्मक समूह क्या आपको पूछा है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल का COOH होता है, या जो COOH समूह होता है उसका नाम क्या जुड़ेगा? ओइक अम्ल नाम जुड़ता है। इसमें आपका जुड़ता है ओइक अम्ल, ओइक एसिड या ओइक अम्ल बोल सकते हैं। एल्डिहाइड की बात करते हैं, एल्डिहाइड में अपना एल जुड़ता है, एल्कोहल में ओल जुड़ता है, या इसमें ओन आ रखा है। तो अपना राइट आंसर होगा कीटोन। कीटोन के लिए जो आपका क्रियात्मक समूह है वो आएगा ओन। तो आपका नाम बन गया ब्यूटेनॉन। क्या बन गया? ब्यूटेनॉन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ऑप्शनल का। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, मतलब आपका बर्तन नीचे से काला हो रहा है, नीचे से काला हो रहा है, इसका मतलब धुआं निकल रहा है। धुआं निकल रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि उसमें वो जो आपका ईंधन है पूर्ण रूप से नहीं चल रहा है, पूर्ण रूप से नहीं चल रहा है। तो इसमें आपको पूछा है कि भोजन पूरी तरह से नहीं पाया। भोजन का जो कोई मतलब ही नहीं, भोजन तो उसके अंदर होता है, बर्तन के अंदर, तो नीचे से तली का कोई संबंध नहीं होता। ईंधन पूरी तरह नहीं जल रहा है, इसका राइट आंसर होगा ईंधन पूरी तरह नहीं जल रहा है। ईंधन आद्र है, ईंधन पूरी तरह जल रहा है, इसे कोई मतलब ईंधन पूरी तरह यदि नहीं जलेगा, उसमें धुआं युक्त चलेगा, धुएं में आपकी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड हो गैस निकलेगी, उस स्थिति में आपका बर्तन बाहर से काला हो जाएगा। ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जल रहा है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर हो गया ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जल रहा है। इसके बाद देखो अपना क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखे हैं? इसको हम लोग चौथा प्रश्न हम यही कर देते हैं। बाकी प्रश्न को एक व्हाइट पेज पर लेके उस प्रकार करना पड़ेगा, क्योंकि समझाना पड़ेगा क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें आपको एक यौगिक दे रखा है। यौगिक क्या दे रखा है? आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा, मैं आपको बता देता हूं कि इसमें दे रखा है CH3Cl दे रखा है। क्या दे रखा है? CH3Cl दे रखा है। ये लो CH3Cl, इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। इसका नाम क्या है? मेथिल क्लोराइड। एक कार्बन की संयोजकता 4 होती है, जिसमें 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 1 क्लोरीन जुड़ा हुआ आपका। तो इसमें यह बोला है कि इस आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक आबंध की प्रकृति समझिए। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सहसंयोजक आबंध है, एकल है, द्विआबंध है, त्रिआबंध, आपको ये बताना है। तो बता देंगे हम लोग, क्यों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो इसको अपना अभी बता देते हैं। आपका
यौगिक क्या है, CH3Cl है। यौगिक क्या है, CH3Cl है। तो इसकी हम लोग पहले नॉर्मल आकृति बना लेते हैं। देखो नॉर्मल आकृति किस प्रकार बनी, ये एक आपका कार्बन हो गया, हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं, 1 2 और ये अपना हाइड्रोजन हो गया, नीचे जुड़ गया 3 हाइड्रोजन हो गए, 3 हाइड्रोजन जुड़ गए, एक आपका क्या जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ गया। अब इसमें सह संयोजक आबंध की प्रकृति की बात करते हैं। तो इसमें आपका सह संयोजक आबंध की प्रकृति है आपकी एकल। एकल क्यों है, एक कार्बन की संयोजकता 4 होती है, जिसमें 3 तो हाइड्रोजन अपने देखो जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है इसके अंदर। अब आपको ये भी पता होगा कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो चारों संयोजकता एकल आबंध के द्वारा पूर्ति हो रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि संयोजक आबंध की प्रकृति एकल आबंध है। इसमें आप लिखना चाहो, ये लिख सकते हो कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, जिसमें 3 तो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, एक आपका क्लोरीन परमाणु जुड़ा हुआ है। और हाइड्रोजन की संयोजकता की बात करें, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, और क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन की भी 1 होती है, क्योंकि क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। यदि हम इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की बात करें, आपकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस प्रकार बनेगी। देखो एक कार्बन ले लिया हमने, कार्बन के पास कितनी संयोजकता, 1 2 3 और कितनी होगी, 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इसे। ये लो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1 है, इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। यहाँ क्लोरीन रख देते हैं, क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 2 2 4 2 6 और एक कितना हो गया, ये 7 इलेक्ट्रॉन। अब यदि हम लोग इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएं, किस प्रकार बनेगी, इलेक्ट्रॉन बिंदु पहले कार्बन की बना लेते हैं। एक किसी भी कोश को पूर्ण करने के लिए उसमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कार्बन को या तो 4 ग्रहण करेगा, ये लो देखो इस प्रकार कार्बन हो जाएगा। इस हाइड्रोजन की S से बनेगी, इस हाइड्रोजन की S से बनेगी, इस हाइड्रोजन की S से बनेगी, और इस क्लोरीन की S से बनेगी। इसके इलेक्ट्रॉन बिंदु इस प्रकार बने। अब सब में देख सकते हो एकल आबंध बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हो जिसमें 4 आबंध बन रहे हैं, चारों आबंध में आप देख सकते हो एकल आबंध बन रहे हैं। एकल आबंध में सभी में एक एक इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। क्लोरीन विद्युत ऋणी है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती थी, कार्बन से लेगा और अपनी संयोजकता पूरी करेगा। क्योंकि अब इसकी संयोजकता पूरी नहीं, इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 7 को त्याग तो सकता नहीं, 1 ग्रहण करेगा अपना। ये हाइड्रोजन है, इसकी संयोजकता पूरी हो रही है, इसकी पूरी हो रही है, इसकी पूरी होती है। अब कार्बन है, कार्बन या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या अपना दे सकता है, क्योंकि इसके लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये क्या करता है कि दूसरे परमाणु के साथ जुड़ के यौगिक का निर्माण करता है, वो उसके लिए आसान होता है। त्यागना ग्रहण करना उसमें अधिक ऊर्जा खर्च होती है। इससे अच्छा होता है कि वो किसी दूसरे परमाणु के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनों का साझा करके यौगिक का निर्माण करता है। यहाँ पर आपकी बात हो रही है CH3Cl में आबंध का उपयोग कर आपको सह संयोजक आबंध की प्रकृति बताएं। लास्ट में आप स्टार लगा के यही बात लिखोगे कि इसमें सह संयोजक आबंध की प्रकृति एकल आबंध है, क्योंकि कार्बन 3 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, एकल आबंध बनाता है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर अपना 4। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देख लो क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या है, पढ़ लो पहले। आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है, तो इलेक्ट्रॉन बिंदु बनाते हैं हम लोग। संरचना सबकी अलग अलग बनानी है, अपने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना के बता देते हैं आपको, इसका सब समझा देते हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किस किस की बनानी है वो भी हम लोग देख लेते हैं। आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है, इसमें एक तो एथेनोइक अम्ल की, एक आपको ये लो आपका हो गया क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। क्या बनानी, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। यदि नहीं बनानी आती है तो आज सीख लो, मैं सिखाता हूँ आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किस प्रकार। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको सबसे पहले इसमें ए पूछे आपको, ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन मारक है, नाम मारक है एथेनोइक अम्ल। क्या नाम मारक है आपका, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल है, आपको दिखाई दे रहा होगा एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल का सबसे पहले अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए। एथेनोइक अम्ल का क्या फॉर्मूला होता है, तो एथेनोइक अम्ल का आपको पता होगा फॉर्मूला होता है आपका CH3COOH। आपका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH है, इसका फॉर्मूला होता है। अब इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किस प्रकार बनेगी। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले इसकी सामान्य संरचना बनानी पड़ेगी। सामान्य संरचना मैं आपको बना के बता देता हूँ इसकी सामान्य संरचना किस प्रकार बनेगी। पहले इसका जो फॉर्मूला है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपका इसके नीचे, क्योंकि इस साइड में हम लोग इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना देंगे। ये इसका फॉर्मूला हो गया अपना CH3COOH।
जिसको एसिटिक अम्ल भी बोल सकते हैं। इस एथेनॉइक अम्ल को दूसरा नाम क्या हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया। एसिटिक अम्ल बोलते हैं। पहले इसकी नॉर्मल संरचना बनाते हैं। नॉर्मल संरचना आपकी किस प्रकार बनेगी मैं आपको बता देता हूँ। देखो CH3COOH है, मतलब एक कार्बन से पहले आपको 3 हाइड्रोजन जोड़ दो। ये लो एक कार्बन है, कितने हाइड्रोजन जोड़ दिए, 1 2 और कितने हो गए, 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। ये 3 हाइड्रोजन जोड़ना आपको इस प्रकार जोड़ दो अपना, ये अपना इधर जोड़ दिए, 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए अपने। अब इसके बाद अगला कार्बन जुड़ा हुआ है, ये लो इस प्रकार कार्बन, कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए, एक कार्बन के एक डबल बंध के साथ जोड़ोगे, एक आपका सिंगल बंध के साथ जोड़ोगे। ये इस प्रकार इसकी नॉर्मल संरचना है, आप देख सकते हो। क्यों मैंने, आप सोचोगे कि सर यहाँ पर इस ऑक्सीजन में 1 बंध लगे, इस ऑक्सीजन में 2 बंध लगे, क्योंकि ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। किसी कार्बन के साथ में आपको 4 बंध बनाना है। कितने बंध बनाना है, 4। तो ये देख सकते हो इसमें आपके 4 सिंगल बंध बन रहे, 1 2 3 4 हो गए। इस कार्बन की बात करें, 1 2 2 3 बन गए, 2 अपने ये 2 हो गए, 4 हो गए। अब इसके हम बनाते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। जिस प्रकार अपने दे रखे हैं ना, उसी प्रकार बनानी है। सबकी कक्षा अपने को पूरी करनी है, या तो कोई इलेक्ट्रॉन लेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा। बनती किस प्रकार है पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखो ध्यान से। पहले हम लोग यहाँ लिख देते हैं, ये इधर C लिख दिया, एक कार्बन लिख दिया, ये दूसरा कार्बन, ठीक है। यहाँ पर कार्बन, इसमें लाइन कार्बन हो गया। अब इस कार्बन में आप इलेक्ट्रॉन दर्शाओ, एक कार्बन की संयोजकता होती है 4, 1 2 3 और कितनी होगी, 4 हो गई। इस वाले कार्बन यहाँ लिख देते हैं, इस कार्बन की संयोजकता कितनी होती है आपको पता है, 1 2 3 और कितनी होगी, 4। 3 हाइड्रोजन जुड़ा है इसमें, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ रख दिया, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ जोड़ दिया, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ जोड़ दिया, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ ऑक्सीजन है, कितने है, ये अपना ओढ़ दिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में, वैसे ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 6। तो 2 और 2 4 और कितने करेंगे, एक अपने को 2 2 4 और ये 2 यहाँ दर्शा 6, 2 2 4 2 6 दर्शा दिए। इस ऑक्सीजन की बात करते हैं, यहाँ ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6, 2 2 4 और 2 दर्शा दो अपने, इधर दर्शा दो या इधर दर्शा दो, ये 2 6। और ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इधर रख दिया, इसके बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है। उसी प्रकार से हम लोग दर्शा देते हैं, पहले बंद बनेगा उसी के अनुसार। यहाँ पर 1 इधर दर्शा दो और 1 टोटल अपने 6। अब इसकी ये इलेक्ट्रॉन बिंदु वैसे संरचना नॉर्मल ऐसे बन गई। अब आपको आकृति बनाकर यदि बतानी पड़े, आकृति बनाकर आप बताना चाहते हो तो आकृति बनाकर भी बता सकते हो। नॉर्मली आकृति बनाकर आप कैसे बताओगे, जैसे इस कार्बन में कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा पूरी करने के 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका घेरा बनेगा ऐसे, देख लो इस कार्बन घेरा आपको बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप बनाना चाहते हो इस प्रकार इसका कर। अब इसमें कैसे गिन सकते हो, 2 2 4 2 6 और 2 8। इस हाइड्रोजन के लिए कैसे बनेगा, इसके लिए बनेगा आपका इस प्रकार, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको कक्षा पूरी करने। इसके लिए कैसे बनेगा, इसके लिए ऐसे बनेगा, इसके लिए बना ऐसे बनेगा। यहाँ पर अपना सिंगल बंद है, ये इस कार्बन के लिए 8 चाहिए, 8 चाहिए, तो आप देख सकते हो कि कितने हो गए, ये हो गया आपका 1 2 3 4 5। ये डबल बंद बन रहा है, डबल बंद बन रहा है, तो आप यहाँ पर कितने, 1 2 बंद बनने के लिए आपको 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और प्रदर्शित कर दोगे आप लोग, ये इसको पूरा करोगे। पूरा कैसे करोगे, देख लो कक्षा कितनी हो रही है, 1 2 4 ये हो जाएंगे, और 4 के साथ में ऊपर वाला हटा देता हूँ, क्या तो 2 हमने यहाँ काम ले ली सीधी, 2 ये हुई 4 ऐसे 2 और 2 4 4 4 8 हो गई। इसकी ऑक्सीजन की, इसकी ऐसे बन जाएगी, और इसकी बनेगी अपनी ऐसे 2 2 4 2 6 2 8। इसकी कैसे बनेगी, इसकी देख लो, ये इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस प्रकार बनेगी, अपने देख सकते हैं। सीधा भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है। यदि पूरा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाकर बताना चाहो तो आपकी इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इसकी ऐसे बनेगी, किसकी, एथेनॉइक अम्ल की। उसके बाद हम बात करते हैं बिंदु संरचना बी की, बात करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपकी कैसे बनेगी, तो बना देते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड की। तो बी है आपका H2S,
आपका बी ऑप्शन में क्या दे रखा है, बी में दे रखा है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। पहले इसकी आपको इसका नाम तो आपको पता है हाइड्रोजन सल्फाइड। इसकी पहले नॉर्मल संरचना किस प्रकार बनेगी, नॉर्मल बनेगी, एक सल्फर परमाणु से आपके 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। एक सल्फर से कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं, 2 जुड़े हैं। अब इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये आपका सल्फर बना दिया हमने। सल्फर के बाह्यतम कोश में आपको पता है इसका परमाणु क्रमांक 16 होता है, इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। तो 6 संख्या प्रदर्शित कर देते हैं, इधर 2 इधर 2 2 4 और एक इधर 5 और एक इधर कितनी होगी, 6 होगी। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं, ये तो हाइड्रोजन के पास अपना 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इस हाइड्रोजन के पास अपना कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु सीधी आप संरचना बताएं दी आपकी सीधी संरचना सही है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यदि आप घोड़ा बनाकर प्रदर्शित करना चाहते हैं तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। घोड़ा बनाकर भी आप प्रदर्शित कर सकते हो। घोड़ा कैसे बनाओगे, आप ये लो, पहले इस सल्फर की बना देता हूँ। अब इसके बाद बाह्यतम कोश पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे, अब आप देख सकते हो 8 है, 2 2 4 2 6 2 8 2 हाइड्रोजन वाले दिए। अब इस हाइड्रोजन की यदि हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना तो 7 बनाना चाहिए, ये लो, क्योंकि इसको इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। पहली कक्षा पूरी करने के 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब और हाइड्रोजन की पूरी इधर वाला हाइड्रोजन को बनाना चाहिए, ये लो, इस हाइड्रोजन की भी पूरी होगी। ये इस प्रकार हो गई हाइड्रोजन सल्फाइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। आप देख सकते हो इस प्रकार नॉर्मल संरचना अपनी एस एक सल्फर से कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। अगला नेक्स्ट आपका कौन सा है, तीसरा है आपका प्रोपेनॉन। तीसरा आपका क्या नाम दे रखा है, 3 नंबर है आपका प्रोपेनॉन। ये लो प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन मतलब कीटोन का समूह, आपको सीधी सी बात है, प्रोपेनॉन कीटोन जिसमें कार्बन परमाणु संख्या 3 है। प्रोपेनॉन का फॉर्मूला आपको आता है नहीं आता, मैं बता देता हूँ। प्रोपेनॉन का फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बंद O और CH3। ये देखो इसका नाम इस प्रकार, इसमें कार्बन परमाणु संख्या 3 भी है, कीटोन भी समूह भी है। इसकी पहले नॉर्मल संरचना बना दें। एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए, 3, 1 2 और कितने जोड़ दिए, ये लो 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए, ये 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। इसके साथ में अपना ये आपका एक कार्बन हो गया जिसमें 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, इधर इधर एक कार्बन है जिसमें 3 हाइड्रोजन, 1 2 और कितने हो गए, 3। ये इसकी नॉर्मल संरचना। आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना चाहे बना दो फटाफट, क्या दिक्कत है, जिस प्रकार बनेगी उस तरह से हम लोग बना देते हैं। जैसे 3 कार्बन है, पहला कार्बन है, इसकी 4 संरचना है, 1 2 3 कितनी हो गई, 4। उसके बाद अगले वाले कार्बन की इसकी भी 4 है, अगली वाले की 4 है, 1 इधर हो गई, 1 इधर 2 बंद नीचे आ रखे, 2 नीचे हो जाएगी, ये 4 हो गई। अगले वाले कार्बन की इसकी भी 4 कर देते हैं, 1 2 3 और 1 4। अब हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं, इस साइड में 3 जुड़े हुए हैं। ये लो हाइड्रोजन इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन इसका 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का भी 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का भी 1 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की संरचना बन गई। अब यदि आप गोला बनाकर बताना चाहते हो, गोला बनाकर बताना चाहते हो बता दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका बनाना चाहते हो इलेक्ट्रॉन संरचना इस प्रकार बन जाएगी, ये इस प्रकार। अब आप देख सकते हो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 है। कितने, देखो 4 ये हो गई, 4 बाहर वाले हो गए, 8 हो गई। इस हाइड्रोजन की बनाना चाहते हो ऐसे बन जाएगी, इस हाइड्रोजन की ऐसे बन जाएगी, इस हाइड्रोजन की ऐसे बन जाएगी, ठीक है। और इस कार्बन की बनाना चाहो भी बना देंगे, पहले इस कार्बन की बनाता है, ये तो इस कार्बन की बनेगी आपकी ऐसे बना दी। और इस हाइड्रोजन की ये लो, इस हाइड्रोजन की ये लो, इस हाइड्रोजन की ये लो, सॉरी इसमें तो आपका 1 इलेक्ट्रॉन है, वो दर्शा देते हैं पहले। इस हाइड्रोजन की ऐसे, और अब बचा क्या, बीच वाला ये कार्बन बना, इसकी बनेगी आपकी ये इस प्रकार, ये आपकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। सब में देख सकते हो, सबकी कक्षा यहाँ पर आपकी पूर्ण रूप से पूर्ण कर दी गई है, देख सकते हो। इस बीच वाले कार्बन की देखते हो 8 है कि 4 ये हो गई, 4 बाहर वाला हो गया, 8 इस हाइड्रोजन की 2, इस हाइड्रोजन की 2, इस हाइड्रोजन की 2, इस कार्बन की देख सकते हो 4 2 2 2 4 2 6। अपने को कितने करने, 8 करने। डबल बंद दे रखे हैं ना, डबल बंद के लिए आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, इधर आपको 2 इलेक्ट्रॉन पर डबल बंद कहाँ दे रखे हैं, अच्छा एक ऑक्सीजन और जोड़ रखा है, इधर जोड़ो थोड़ा इधर काम में दो, एक ऑक्सीजन ने जोड़ा ही नहीं है, ऑक्सीजन जोड़ देते हैं। डबल बंद के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको 4, यहाँ ऑक्सीजन जोड़ दिया, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन से 2 तो 4 और 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ प्रदर्शित कर दिए, इसके डॉट के रूप में कर देते हैं, ये लो 6 हो गए। अब बंद बनाएंगे तो इस प्रकार हो जाएगा आपका
और इसका बनाएंगे किस प्रकार बनेगा ऑक्सीजन का, ये ऐसे घूम रहा है, ये इसका भी अपना आर्ट होता है, देख सकते हो सबका को पूर्ण रूप से भरा हुआ है। 3 नंबर हो गया, पहला हमने बता दिया एथेनॉइक अम्ल, 2 नंबर आपका हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, 3 नंबर आपका हो गया प्रोपाइन, 4 नंबर आपका क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। 4 नंबर दे रखा है F2 दे रखा है, बहुत सरल इजी हो गया। 4 नंबर है आपका F2। F2 में मतलब फ्लोरीन आपका फ्लोरीन से जुड़ा है, जिसको फ्लोराइड बोलते हैं। अब इसमें कैसे बनेगा, फ्लोरीन के भाइतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं 7 है, दर्शा देते हैं हम लोग। ये फ्लोरीन हो गया, इसके भाइतम कोष में दर्शा दे 1 2 3 4 5 6 और कितने हो गए 7, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दर्शा देता है ना, 6 हो गया, एक अपना यहाँ हो गया 7, तो उसके रूप में ये हो गया 7। इधर वाला फ्लोरीन ले लेते हैं, इसके भी आइटम कोष में 2 इधर हो गए, 2 2 4 तो 6, एक इधर हो गया अपना 7। इसकी कक्षा पूरी करनी चाहते हो कर दो, इसकी कक्षा पूरी कोई दिक्कत नहीं है, ये लो इसकी कक्षा पूरी करोगे तो ये अपना राउंड ऐसे बना दो। इसकी कक्षा पूरी करना चाहते हो तो ये लो दोनों की फ्लोरीन के दोनों के मध्य आपका सिंगल आपन, यदि आपका सिंगल आपन होता है तो आपके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, डबल आपन होगा तो आपके 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी प्रकार आपकी कक्षाएं बनेगी जैसा कि हमने इसमें बना रखा है, आप देख सकते हो ध्यान से। ये आपकी फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, जिसका ये 500 का प्रश्न नंबर 4 है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। और इसके बाद में यदि देखें ये आपकी होगी प्रोपेनॉन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये आपकी प्रोपेनॉन की है। और ये आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड H2S की है, नॉर्मल संरचना सीधी एक सेल पर से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। और ये आपकी है एथेनॉइक अम्ल की, एथेनॉइक अम्ल का फॉर्मूला जिसको एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH होता है। फॉर्मूला क्या होता है CH3COOH होता है। ये इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, ये इसकी नॉर्मल संरचना है। जहाँ सिंगल बंद होता है वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बंद होता है वहाँ कितने इलेक्ट्रॉन, वहाँ 4 इलेक्ट्रॉन। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया कितना 5, देख सकते हो दोबारा देख लो। ये हो गया एथेनॉइक अम्ल की संरचना, अगली हो गई आपकी किसकी, हाइड्रोजन सल्फाइड की, तीसरी आपकी होगी प्रोपेनॉन की, और चौथी होगी आपकी फ्लोराइड, जिसको फ्लोरीन के 2 परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं। फ्लोरीन के भाइतम को, इसका परमाणु क्रमांक 9 होता है, भाइतम को उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 होते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सातवां क्वेश्चन आपका क्या बोल रहे हैं, सातवां क्वेश्चन बोल रहे हैं कि भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म के आधार पर एथेनॉल और एथेनॉइक अम्ल में आपको अंतर बताना है। तो आपका क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि एथेनॉल और एथेनॉइक अम्ल में भौतिक और रासायनिक गुणधर्म दोनों के आधार पर आपको अंतर बताना है। तो क्वेश्चन को ले लेते हैं हम लोग व्हाइट पेज पर, एक बार आपको अंतर बताना है बता देते हैं। अभी दोनों में भौतिक और रासायनिक गुणधर्म दोनों के आधार पर बताएंगे। आपका क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन आपका दे रखे हैं ये लो, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, देख सकते हो इसको ध्यान से, दिखाई दे रहा होगा आपको, थोड़ा नीचे ले लेता हूं इसको। ये लो आपका क्वेश्चन हो गया। इसमें आपका पहले हम लोग बताएंगे भौतिक, 2 तरीके से बताना है, भौतिक गुणों के आधार पर और रासायनिक गुणों के आधार पर। पहले हम बताएंगे इसमें आपका अंतर की बात कर रहे हैं, अंतर किसमें, एथेनॉल और एथेनॉइक अम्ल में। तो आपका पहला टॉपिक हो जाएगा इसमें आपका भौतिक गुणों के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर एक साइड हम लोग लिख लेंगे अपना एथेनॉल, एक साइड लिख लेंगे अपना एथेनॉल और दूसरी साइड में लिख लेंगे एथेनॉइक अम्ल। दो गुण, दो अंतर बता दो बहुत है अपने एथेनॉइक अम्ल। अब जो आपका एथेनॉल होता है आपको पता होगा, एथेनॉल में जो अपनी गंध होती है, गंध की बात कर लेते हैं, इनकी जो गंध होती है वो अपनी स्प्रिट के जैसी इसमें गंध आती है, स्प्रिट बोल सकते हैं। अब इसमें जो गंध होती है वो स्प्रिट के समान आती है, इसकी गंध स्प्रिट के समान होती है। इसकी आपकी जो गंध होगी एथेनॉइक अम्ल की, इसकी आपको पता होना चाहिए तीव्र गंध होती है, तेज गंध होती है। पहला अंतर है अपना एक हो गया। दूसरा हम लोग इसमें बात करेंगे जो अपना एथेनॉल है उसका जो अपना गलनांक होता है, गलनांक हो गया, गलनांक होता है आपका इसका 156 केल्विन,
और जो क्वथनांक होता है 351 केल्विन। ये लो, इसका गलनांक हो गया 156 केल्विन और क्वथनांक हो गया 351 केल्विन। एथेनॉइक अम्ल है, उसका गलनांक बता देते हैं। इसका जो आपका गलनांक होता है वो आपका होता है 290 केल्विन और इसका जो क्वथनांक होता है इसका जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है, वो होता है 391 केल्विन। ये लो, इसका आपको पूछे कि भौतिक गुणों के आधार पर एथेनॉइक अम्ल और एथेनॉइक अम्ल में अंतर बता दो। ये हमने बता दिया अंतर है। पहले इसकी गंध बता दो। इसकी गंध जो स्प्रिट के समान है और इसकी गंध है वो तीव्र गंध होती है। गलनांक बता दो। इसका गलनांक 156 केल्विन होता है। इसका गलनांक आपका 290 केल्विन होता है। क्वथनांक 351 केल्विन है और इसका क्वथनांक 391 केल्विन। ज़्यादा आपको यदि भौतिक और रासायनिक गुणधर्म जानने हैं तो मैंने आपको पिछले वीडियो में एथेनॉइक अम्ल और एथेनॉल अम्लों के भौतिक गुण आपको 5-5 दिखा रखे हैं। आप उनमें 5 अतः लिख सकते हैं, क्योंकि हाईएस्ट अपने को 2 पूछे, हम तो 2 ही बताएंगे। 2 क्योंकि वैसे अपना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। यदि आपको ज़्यादा इसमें अंतर देखना है ये तो पीछे वाले वीडियो में हमने इनके पूरे 5-5 गुण डाल रखे हैं, वो आप देख सकते हैं। पहले हमने बता दिया इसमें स्प्रिट के समान गंध होगी, इसमें तीव्र गंध होगी, गलनांक 156 केल्विन होगी, इसमें आपको गलनांक 290 केल्विन है। एथेनॉल का क्वथनांक 351 केल्विन और एथेनॉल का अपना कितना हो गया 391 केल्विन हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं रासायनिक गुणों के आधार पर। तो इसमें अलग पेज ले लेते हैं हम लोग। ये लो, स्टार लगा दो। रासायनिक गुणों के आधार, रासायनिक गुणों के आधार, रासायनिक गुणों के आधार पर की बात करते हैं। तो रासायनिक गुणों में पहले हम बात करते हैं कि जो आपका एथेनॉल होता है, एथेनॉल की बात करते हैं वो इसमें इधर साइड में अपना लिख लेते हैं एथेनॉल और इस साइड में लिख लेते हैं एथेनॉइक अम्ल, एथेनॉइक अम्ल। एक साइड लिख लिया एथेनॉल, दूसरी साइड लिख दिया एथेनॉइक अम्ल। तो बता देते हैं जो एथेनॉल होता है उसका आपका नीले और लाल लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसमें अपना पहला पॉइंट आप देख सकते हो, नीले और लाल लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नीले व लाल लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये उदासीन होता है। उदासीन होता है उसका ना तो नीले को लाल करता और लाल को ना ही नीला करता। ये जो आपका एथेनॉइक अम्ल होता है इसकी प्रकृति थोड़ी कैसी होती है, अम्लीय होती है। ये कैसी होती है, इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। ये क्या करता है, नीले को क्या कर देगा, नीले को लाल कर देगा, नीले को लाल में क्या कर देगा, चेंज कर देगा। नीले अम्लीय जिसकी प्रकृति होती है वो नीले लिटमस पत्र को हमेशा किस प्रकृति में चेंज कर देता है, तो नीले वाले को किस में चेंज कर देता है, नीले वाला आपका लाल में चेंज कर देता है। उसके बाद जो अपना एथेनॉल होता है वो अपना जो सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3 जो होता है ना अपना 2 नंबर बता देते हैं, जैसे Na2CO3 जिसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट और दूसरा होता है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया नहीं करता, सीधा सा लिख सकते हैं, क्रिया नहीं करता। ये तो एथेनॉल होता है वो क्रिया नहीं करता। ये करता है किस प्रकार करता है अभी मैं आपको बता दूंगा। ये क्रिया करेगा सोडियम एथोक्साइड नहीं, सोडियम एसीटेट। इसमें 3 चीजें बनेंगी। एक तो बनेगा आपका सोडियम एसीटेट बनेगा, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और एक आपका जल बनेगा। आपको अभिक्रिया करके बता देता हूँ। जैसे Na2 सोडियम कार्बोनेट है, उसकी अभिक्रिया किसके साथ करेंगे, CH3COOH के साथ करते हैं। तो आपके 3 इसमें 3 बनता है। एक तो बनेगा CH3COONA, ये आपको बन गया सोडियम एसीटेट बोलते हैं इसको, सोडियम एसीटेट बनेगा। उसके साथ में अपना एक तो जल बनेगा, एक आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। चाहे इसके साथ Na2CO3 के साथ करवा दो, चाहे अपना उसके साथ करवा दो, दोनों में से किसी के साथ करवा सकते हैं। एक समीकरण आपको इसमें और करा के बतानी है तो ये लो। जैसे इसमें वो दूसरी वाली अभिक्रिया है NaHCO3 के साथ और करवा दो, इसकी CH3COOH की।
करवाएंगे। तीर का निशान हो गया, आपका बनेगा क्या, बनेगा आपका CH3COO, यहाँ आपका Na आ जाएगा, यहाँ बन जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और आपका ये जल बन जाएगा। ये आपका अंतर हो गया दो। आप बोलो देख अंतर और बता दूं। तीसरा अंतर ये है कि तीसरा अंतर क्या होगा, तीसरा अंतर आपका हो जाएगा जो एथेनॉल होता है, एथेनॉल वो Na सोडियम के साथ क्रिया करके, Na के साथ क्रिया करके सोडियम एथोक्साइड का निर्माण करता है। सोडियम एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड का निर्माण करता है। उसके साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकलती है, वो भी तिरुत ज्वाला के साथ। और इसमें ये वाला है 3 नंबर, इसमें जो एथेनॉल अम्ल है, एथेनॉइक अम्ल Na सोडियम के साथ क्रिया करके सोडियम एसीटेट का निर्माण करता है। सोडियम एसीटेट निर्माण करता है। इसकी समीकरण है, आपको मैं बता दूं समीकरण किस प्रकार होगी। दोनों की समीकरण में आपको बता देता हूँ। एथेनॉल का फॉर्मूला आपको पता होगा। एथेनॉल फॉर्मूला होता है CH3CH2OH। इसकी अभिक्रिया आपको किसके साथ करनी है, Na के साथ करनी है। तो करेंगे तो आगे आपका निर्माण होगा CH3CH2O, और इसके साथ हमने यहाँ पर Na जोड़े, और इसके साथ में आपकी कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। ये जो आपका फॉर्मूला है, Na को प्लस लिख सकते हैं या माइनस लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला है सोडियम एथोक्साइड का, सोडियम एथोक्साइड। ये हो गया आपका सोडियम एथोक्साइड का। इधर तो इसमें हमने बता दिया कि एथेनॉइक अम्ल है, Na के साथ अभिक्रिया करके, Na के साथ अभिक्रिया करेगा तो किसका निर्माण है, सोडियम एसीटेट का। एसिटिक अम्ल का आपको फॉर्मूला पता है, CH3COOH है। इसकी अभिक्रिया हम लोग किसके साथ करते हैं, Na के साथ करते हैं। तो आपके आगे बनेगा किस पर, आगे बनेगा CH3COONA बन जाएगा। यहाँ पर माइनस हो जाएगा, इसका प्लस आ जाएगा, तो इसके साथ हाइड्रोजन गैस निकली, लेकिन तिरुभुत पदार्थ के साथ नहीं निकली। इसमें जो हाइड्रोजन गैस निकली तिरुभुत पदार्थ के साथ निकलती। ये आपका हो गया रासायनिक गुणधर्म के आधार पर अंतर। पहला हो गया कि एथेनॉल का जो नीला और लाल लिटमस पत्थर होता है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि उदासीन होता है। जबकि इसका पड़ता है, ये अम्लीय होता है, ये नीले को लाल कर देता है, लाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा ये आपका होता है, ये किसके साथ क्रिया करके, हम लोगों ने जो एथेनॉल होता है वो आपका सोडियम कार्बोनेट है, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता। इसमें तो देखो अंतर नंबर 2 मैंने आपको बताया है, देखो तो अंतर नंबर 2 है आपका, ये देखो। दूसरा है इसमें दे रखा है Na2 सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ ये अभिक्रिया नहीं करता, जबकि ये अभिक्रिया करता है और उसके साथ निर्माण होता है एक तो सोडियम एसीटेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तीसरा अंतर है, मैंने आपको बता दिया, तीसरा है एथेनॉल Na के साथ अभिक्रिया करके, सोडियम के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है, सोडियम एथोक्साइड का निर्माण करता है। सोडियम एथोक्साइड का मैंने फॉर्मूला भी बता रखा है, ये देखो। ये एथेनॉल है, एथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम के साथ करते हैं, किसके साथ करते हैं, सोडियम के साथ करने पर किसका निर्माण होता है, सोडियम के साथ करने पर, ये देखो एथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम के साथ करने पर सोडियम एथोक्साइड, ये इसका फॉर्मूला है। और सोडियम एसीटेट है, सॉरी एथेनॉइक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, उसकी अभिक्रिया Na के साथ करने पर सोडियम एसीटेट का निर्माण होता है, CH3COONA। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। आप देख रहे तो ये तो भौतिक गुणधर्म का आधार हो गया, गलना कोतना बता दिया आपको, ये आपको रासायनिक गुणधर्म का आधार पर मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 एकदम सरल सा आपको दे रखे हैं। बात कर लेते हैं कि जब इसको मैं आपको यहाँ पर भी समझा सकता हूँ, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर देखो आप।
क्वेश्चन नंबर 8 आपने दिया हुआ है, 8 नंबर क्वेश्चन दिया है कि जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है, और एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में डालने पर मिसेल का निर्माण क्यों नहीं होता है। आपको क्वेश्चन पूछा है कि साबुन को जल में डालने पर एथेनॉल उनका निर्माण है, तो साबुन को जल में डालने पर मिसेल का निर्माण क्यों होता है जबकि बाकी एथेनॉल में रोशनी क्यों नहीं होता, उसका कारण पूछा, कारण आपको हम बताते हैं। ये चलो अभी बता देते हैं इनका कारण। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 अपना क्या है। क्वेश्चन आपका है साबुन को जल में डालेंगे, तो आपको पता है कि साबुन में जल में डालते हैं, अब साबुन को जल में डालते हैं मिसेल का निर्माण क्यों होता है। मिसेल का निर्माण आपको पता है कि किस प्रकार होता है। मिसेल का जो आपका निर्माण होता है, जैसे ये आपकी होगी तेल की बूंद, मतलब कोई गंदगी हो गई उसमें तेल की मिसेल निर्माण इस प्रकार होता है आपका, जैसे इसमें दो भाग होते हैं, एक आपका आयनिक भाग होता है, दूसरा आप मिसेल के में आपको दो भाग होते हैं, एक जल रागी होता है, दूसरा जल विरोधी होता है। अब इसमें कौन सा जल रागी है, कौन सा जल विरोधी, अभी मैं आपको बताता हूँ। मिसेल का निर्माण इस प्रकार होता है। इसमें ये मान लीजिए बीच में आपके जो दे रखी है, ये आपके तेल की बूंद, ये आपको क्या दे रखी है, तेल की बूंद, तेल की बूंद होती है, ये आपकी तेल की बूंद है। अब साबुन में क्या होता है, दो भाग होते हैं, साबुन में दो भाग है, ऊपर वाला भाग होता है वो आपका आयनिक भाग होता है। कौन सा भाग होता है, जैसे इसे Na+ लिख दिया, Na+, ये आपका आयनिक भाग है, और ये जो आपके भाग है ना, ये हाइड्रोकार्बन पूंछ है, ये आपके हाइड्रोकार्बन पूंछ। साबुन के अंदर दो भाग होते हैं, एक आपका होता है, पहला वाला हो गया जैसे जल विरोधी, एक आपका हो गया जल विरोधी, और दूसरा हो गया जल रागी, जल रागी। अभी बाहर वाला भाग होता है, आयनिक भाग होता है, ये जल रागी होता है, ये जल के साथ अभिक्रिया करता है, और दूसरा हाइड्रोकार्बन पूंछ होती है, वो जो जल विरोधी होता है, वो अपना किसके साथ अभिक्रिया करता है, वो तेल की बूंद के साथ क्रिया करेगा। अब बाकी इसमें जो क्या आता है, एथेनॉल, और कुछ एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में, अब जैसे एथेनॉल के अंदर यदि हम लोग जैसे साबुन डालेंगे तो घुल जाएगी तो इसका निर्माण नहीं होगा। लेकिन जैसे साबुन को जल में डालते हैं तो दो भागों का निर्माण होता है। एक तो ये अपने हाइड्रोकार्बन पूंछ बन जाती है, ये देखो हाइड्रोकार्बन पूंछ बनती है। हाइड्रोकार्बन पूंछ के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो कि आपकी जल विरोधी होती है। और एक जो आयनिक भाग होता है, आयनिक भाग आपका जल रागी होता है, ये जल रागी आयनिक भाग जल के साथ अभिक्रिया करता है, जो जल से नहीं भी बोल सकते हैं। और दूसरा ये जल विरोधी होता है, वो जिस गंदगी के साथ हम लोग तेल में, कपड़ों के अंदर जो आपकी चिकनाई की बूंद है, कोई भी उस गंदगी को निकालना, उसके साथ क्रिया करके उसको बाहर निकालने का काम करता है। लेकिन एथेनॉल का आपको फॉर्मूला आप जानते हो, मैंने अभी आपको पीछे ही बताया। एथेनॉल का फॉर्मूला होता है आपका CH3CH2 और OH। अब जैसे इसके अंदर हम लोग साबुन डालते हैं, साबुन इसके अंदर पूरी घुल जाती है। क्या हो जाता है, घुल जाती है। अब यदि साबुन इसके अंदर घुल जाएगी तो ये क्रिया होगी नहीं, ना तो उसमें हाइड्रोकार्बन पूंछ बनेगी, ना उसके अंदर आयनिक भाग बढ़ेगा। आयनिक भाग और वो अपने जल विरोधी और जल रागी समूह नहीं बनेंगे। समूह नहीं बनेगा तो इसका मतलब मिसेल का निर्माण नहीं होगा। मिसेल का निर्माण इन दो समूह के कारण होता है। इसमें दो समूह बनते हैं, एक आपका बनता है हाइड्रोकार्बन पूंछ बनती है, और उसके साथ में अपना एक दूसरा अपना आयनिक भाग जिसको जल रागी बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन पूंछ होती है उसको जल विरोधी बोलते हैं। दो समूह बनते हैं, उन्हीं समूह के कारण मिसेल बनती है। इस प्रकार आपकी मिसेल का निर्माण होता है। जबकि एथेनॉल में उनमें वो साबुन को डालने पर साबुन पूरी घुल जाती है, जिसका मतलब उसके अंदर आपका निर्माण नहीं होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी, 9 की। चलो 9 पर, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन अपना क्या दे रखा है, ये लो, कितना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये नहीं करना, देखो ये नहीं लेना है वैसा, अपने को क्रॉप करना है, इसको क्वेश्चन को देना है वाइट फेस। देखिए मैं आपको 3-4 विशेषता बता देता हूँ। 3-4 विशेषता क्या क्या बतानी है आपको। क्वेश्चन आपका आ चुका है, देख लो आप। अब क्वेश्चन आ रखे हैं, क्वेश्चन बोला है कि कार्बन एवं, अब हम बात करते हैं इसके आंसर की। आंसर अपना क्या लिखना है, आपको पूछा है कार्बन एवं उनके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों होता है। कार्बन के जितने भी यौगिक होते हैं, उन यौगिकों का उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में क्यों करते हैं, कारण क्या है उसका। तो आपको पता है कि एक तो पहली बात यह है कि इससे जो आपकी है, कार्बन के जितने भी होते हैं उससे एक ऊष्मा व दूसरे साथ में प्रकाश से उत्पन्न होता है। एक तो सबसे ज्यादा
अधिक उत्पन्न होता है, ऐसे बोल सकते हैं अधिक उत्पन्न। एक तो उसमें प्रकाश ज्यादा उत्पन्न होता है, उसके साथ में उष्मा, क्योंकि अब आपको पता है ईंधन के रूप में जो चाहिए उसमें ज्यादा आपको उष्मा चाहिए, तो उसका मेन कारण है कि कार्बन के जितने भी यौगिक होते हैं उन सभी यौगिकों से अधिक उष्मा प्राप्त होती है। उष्मा के साथ में उसमें क्या प्राप्त होता है, आपका प्रकाश भी प्राप्त होता है। एक तो उष्मा, और दूसरा कारण ये बोल सकते हैं ये निरंतर जलते हैं। ये जितने भी होते हैं कार्बन यौगिक निरंतर जलते रहते हैं, निरंतर जलते रहते हैं। इनके लिए अलग से उष्मा की आवश्यकता नहीं होती, निरंतर जलते रहते हैं, अलग से उष्मा की आवश्यकता नहीं होती, सीधी सी बात है। ये एक तो निरंतर जलते रहते हैं, इसमें अलग से अपनी उष्मा की आवश्यकता नहीं होती। यही तो अपने कार्बनिक यौगिकों की मेन विशेषता होती है, आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद आपको पता है कि इसमें जो ऊर्जा का मान होता है, कैलोरी बोल सकते हैं, जिसका मान उच्च होता है। तीसरा हम बता सकते हैं जिसमें जो ऊर्जा काम आती है, जिसको कैलोरी बोलते हैं, कैलोरी ऊर्जा, कैलोरी का मान उच्च होता है, उच्च से होता है, कैलोरी का मान उच्च होता है। और एक लास्ट पॉइंट ये बता सकते हैं, इसमें कार्बनिक यौगिकों ज्यादा से ज्यादा हानिकारक गैसें नहीं निकलती, हानिकारक गैसें उत्पन्न नहीं होती, हानिकारक गैसें उत्पन्न नहीं होती, गैसें उत्पन्न नहीं होती। ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या दे रखा है कि कार्बन एवं उनके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों होता है। कारण बताना है आपको। तो पहला कारण हो गया कि इससे आपको उष्मा और प्रकाश से अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होता है। उष्मा बहुत ज्यादा मात्रा में प्राप्त होती है, ईंधन के रूप में काम में लेंगे, उसके साथ ऊपर उष्मा के साथ अपने को प्रकाश भी उत्पन्न होता है। और दूसरी बात है कि ये निरंतर जलते रहते हैं, निरंतर जलते रहते हैं, इससे अलग से किसी उष्मा की आवश्यकता नहीं होती। और तीसरा है कि इसमें जो आपकी कैलोरी है उसका मान भी क्या होता है, अपना उच्च होता है। और चौथा है इसमें हानिकारक गैसें उत्पन्न नहीं होती, इसमें किसी भी प्रकार की आपकी हानिकारक गैसें नहीं निकलती, हानिकारक गैसें नहीं निकलेगी। इसका मतलब ये हुआ आपका कि ये कार्बनिक यौगिक होते हैं वो अपने वायुमंडल के लिए भी लाभकारी होते हैं, इसीलिए इसका उपयोग हम ज़्यादातर किस में काम करते हैं, ईंधन के रूप में। इसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या है, देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 अपना क्या है, ये तो एकदम सरल सा है, ये तो क्वेश्चन अभी बता देते हैं आपको। इसमें आप रखे हैं कि क्वेश्चन आपको बोल रखे हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग निर्माण को समझेंगे। आप कठोर जल की बात करते हैं। अब एक आपको ये भी पता होगा कि जो कठोर जल होता है, कठोर जल, अब साबुन जल होता है, साबुन होता है, साबुन मृदु जल के साथ क्रिया करता है। कठोर जल में आपके दो प्रकार के लवण होते हैं, एक तो आपके कैल्शियम की बात करते हैं, कैल्शियम लवण होता है, उसके साथ में मैग्नीशियम लवण होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम दो प्रकार के लवण होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ये इस प्रकार के लवण होते हैं, जैसे ये लोग साबुन के साथ क्रिया करेंगे, साबुन के साथ क्रिया करके जैसे कैल्शियम के लवण मैग्नीशियम के लवण के रूप में परिवर्तित होते हैं, जो कि जल के अंदर आपके एविले होते हैं। और जल के अंदर यदि एविले होते हैं तो इसका मतलब आपके साबुन कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, उसका कारण होता है कि कठोर जल में दो प्रकार के लवण होते हैं, कैल्शियम लवण, मैग्नीशियम लवण। मतलब आप जैसे साबुन का फॉर्मूला इस प्रकार है C17H35 COONA। जैसे ये है आपका, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर अभी आपका प्लस है। इसमें जैसे मान लो हम लोग इसमें कैल्शियम का लवण इसके साथ क्रिया करेगा, आगे जाके बनेगा कैसे, आगे जाके इस प्रकार बन जाएगा अपना C17H35 COO माइनस हो गया यहाँ पर Ca2। ये अब ये है, ये आपका कैल्शियम का लवण है, कैल्शियम लवण होता है, कैल्शियम स्टेरेट बोल सकते हैं। वो आपका सोडियम स्टेरेट का फॉर्मूला था, आगे जाकर अपना कैल्शियम स्टेरेट का फॉर्मूला। इस प्रकार के लवण है, ये लवण होते हैं वो जल में आपका एविले होते हैं, या मतलब साबुन में आपके एक घुलनशील होते हैं, साबुन में घुलते नहीं घुलेंगे, जिसका मतलब कठोर जल के साथ साबुन अपनी अभिक्रिया नहीं करता। आपको यदि क्वेश्चन पूछे नहीं कठोर जल में साबुन से उपचारित करने की झाग के निर्माण की समझे, तो इसमें आपको सीधी सी बता देता हूँ कि कठोर जल साबुन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के दो लवण होते हैं, जो आपके सोडियम के लवण को प्रतिस्थापित करके अपने खुद के लवण बना लेते हैं, जो कि वो साबुन में या जल में, आप साबुन की बात करते हैं, वो उसमें एक घुलनशील होते हैं, जल में एक घुलनशील होते हैं, जिसके कारण उसमें झाग उत्पन्न नहीं होते हैं। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। अपना 11 नंबर क्वेश्चन क्या है,
आपको क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, ये लो देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 आप पढ़ो, क्या दे रखा है आपको। अच्छा देखो, थोड़ा सा तुम पानी पीने लग गए, वैसा पानी तो आप मत पीने लग जाना, पानी प्यास तो लग जाती है, कोई बात नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपना 11 क्या है, 11 नंबर अपना क्वेश्चन है, देखो आप ध्यान से, 11 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर बताते हैं। इसमें दे रखा है आपका, क्या दे रखा है, यदि आपका लिटमस पत्र दे रखा है वो लाल व नीला से साबुन की जांच करेगा, आपका परीक्षण क्या होगा। भाई आपको मैं बता देता हूँ, जो आपका जो साबुन होता है, साबुन का विलयन जो अम्लित होता नहीं, साबुन होता है वो साबुन का विलयन होता है वो सारी होता है, साबुन का विलयन कैसा होगा, सारी होगा। अब आपको पता है कि परीक्षण की बात करते हैं, साबुन का विलयन आपको यदि सारी है, विलयन कैसा है, सारी है, तो आपको पता है सारी लिटमस सारी होता है, वो क्या करता है, उल्टा करता है, लाल को किस में चेंज कर देता है, नीला, लाल को किस में चेंज कर देगा, नीला। ये बात आपको बता देता हूँ। साबुन का विलयन कैसा होता है, सारी होता है, वो लाल लिटमस पत्र को किस प्रकार कर देता है, नीला। अब लाल, अब आपको कैसे पता होगा साबुन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि साबुन के अंदर आपके जो अम्ल होते हैं, वो जो वर्ष अम्ल होते हैं, वो तो आपके होते हैं दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया हम लोग करते हैं परबल सोडियम हाइड्रोक्साइड के परबल सार के साथ करते हैं, परबल दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया हम परबल सार के साथ करते हैं, तो आगे जाके आपको जो लवण बनता है, पर दुर्बल अम्ल है, परबल सार है, तो आपका लवण बनेगा, वो लवण बनेगा अम्लीय लवण, नहीं अम्लीय सारी लवण, सारी लवण बनेगा, उसके साथ आपका जल बनेगा। तो इसमें मैं बता देता हूँ आपको कि जो साबुन बनती है, साबुन में हम लोग उच्च वर्ष अम्ल काम लेते हैं, उसकी अभिक्रिया सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सार के साथ काम लेते हैं। इसका मतलब जो आपकी साबुन बनती है वो साबुन आपको होते हैं सारी होते हैं, इसका मतलब सारी होते हैं, वो आपको लाल लिटमस पत्र को किस में चेंज करेगा, नीला में चेंज करेगा। उसकी अभिक्रिया करके मैं आपको बता देता हूँ। साबुन इस प्रकार होती है आपकी CH3COONA, नहीं ये नहीं, आपकी ये नहीं, वो देखो आपकी होगी C17H35COONA हो गई। अब इसकी अभिक्रिया हम लोग किसके साथ कराते हैं, इसकी अभिक्रिया मान लो कि हम लोग जल के साथ करवा देते हैं, साबुन को वापस से H2 के साथ से कराएंगे, तो आगे जाके आपकी बनेगी क्या, आगे जाके बनेगी देखो C17H35 है, COOH है, और आपका बनेगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दो जैसे साबुन बनाना हो तो इसको उल्टी कर दो, अभिक्रिया अपनी इस प्रकार बनेगी, इसको तोड़कर बनाना हो तो आपकी इस प्रकार बनेगी, देख सकते हो। ये देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका दुर्बल अम्ल हो गया, ये प्रबल सार हो गया। मैंने वापस आपके इस साबुन को जल अपघटन करवा के जल के अंदर घोल के अपना प्रसार और अम्ल प्राप्त किया है, और इसको यदि अभिक्रिया करके आपको बनाना है, स्टेरिक अम्ल बोलते हैं इसको, स्टेरिक अम्ल हो गया, इसका नाम सोडियम स्टेरिक होता है अपना। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 11। साबुन का विलयन सारी होता है, जो सारी विलयन आपको पता है, लोग लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, बनता कैसे है, इसमें दुर्बल अम्ल होता है, प्रबल सार होता है, बनने वाला लवण आपका सारी हो गया, और ये आपकी अभिक्रिया इसमें आप बता सकते हो। अभिक्रिया वैसे इसको करेंगे कैसे, अभिक्रिया मैंने आप उल्टी बताई है, अभिक्रिया आपकी होगी अपनी स्टेरिक अम्ल ये होगी, इसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड सार के साथ करते हैं, तो अपना ये आपका बनेगा, ये लवण बनता है, ये साबुन होता है, ये आपका सारी लवण होगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। सरल सा क्वेश्चन है, छोटा सा, करना है अपने को। ये लो आपको क्वेश्चन नंबर 12। नंबर क्वेश्चन दे रखा है हाइड्रोजनीकरण क्या। आपको पता है हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है, जिसमें हम बताते हैं कि आपके दो उत्प्रेरक ले सकते हैं, एक निकल हो सकता है, एक प्लेटियम हो सकता है। निकल और प्लेटियम से उत्प्रेरक उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन में चेंज करोगे, मतलब जिसमें कार्बन में द्विआबंध उत्तरी आबंध होते हैं, उन यौगिकों को आप किस में चेंज करोगे, सिंगल आबंध वाले कार्बन यौगिकों में चेंज करोगे। मतलब
हाइड्रोजनीकरण का मतलब हुआ कि निकल और प्लेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलने की रासायनिक अभिक्रिया अपनी। तो बता देते हैं इसमें आपकी एक अभिक्रिया उदाहरण देके बता सकते। इसकी परिभाषा मैंने आपको बता दी, निकल और प्लेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ये जैसे CH2 ये आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसका नाम है एथीन। ये आपका कौन सा है? असंतृप्त है, असंतृप्त है, असंतृप्त। एथेन बोलते हैं हमने, एथेन हो गया आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आप लोग इसमें जोड़ दोगे हाइड्रोजन जोड़ोगे। आपको क्या जोड़नी है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है इसके साथ में आपको हाइड्रोजन जोड़ दिए। उत्प्रेरक आपका लेना है, उत्प्रेरक ले लेते हैं हम लोग निकल या प्लेटियम, दोनों में से ले लेते हैं। प्लेटियम ले लेते हैं, लगभग तापमान ले लेते हैं 473 केल्विन ताप। इस पर हम लोग ये अभिक्रिया कराएंगे। आगे जाके आपका बनेगा CH3, क्योंकि एक हाइड्रोजन ऊपर जोड़ दिया, एक नीचे जोड़ दिया, इसका मतलब होता है कार्बन की संरचना हम लोगों ने पूरी कर दी, इसका नाम हो जाता है एथेन। ये हो गया आपका एथेन। ऊपर वाला है जो आपका असंतृप्त है, ऊपर वाला आपका कौन सा है? असंतृप्त है। और नहीं, ये आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसमें हाइड्रोजन को जोड़कर किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में? निकल और प्लेटियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में जोड़कर हमने संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाया है। तो संतृप्त बनाया है, इसका मतलब है ये आपका संतृप्त है, ये आपका संतृप्त है। और ये आपका कौन सा है? असंतृप्त, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है। ये आपका संतृप्त कार्बनिक यौगिक है। आपने उसमें हाइड्रोजन परमाणु को किस उत्प्रेरक निकल और प्लेटियम के उत्प्रेरक की उपस्थिति में जोड़कर उसे असंतृप्त को संतृप्त में बदला है। इस पर आगे पूछा है कि इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। औद्योगिक अनुप्रयोग मैं आपको बता देता हूँ, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या होता है, इसी तरह भी बता सकते हैं हम लोग। इसका आगे आपको क्या बताना है? औद्योगिक अनुप्रयोग किसका? हाइड्रोजनीकरण का औद्योगिक अनुप्रयोग। औद्योगिक अनुप्रयोग और कुछ है? औद्योगिक अनुप्रयोग। औद्योगिक अनुप्रयोग में आप एक बात लिख देना, इससे क्या किया जाता है कि इससे हाइड्रोजनीकरण द्वारा जो वनस्पति तेल को वनस्पति घी में चेंज किया जाता है। वनस्पति तेल के द्वारा वनस्पति घी बनाना, वनस्पति घी बनाना किस प्रकार बनता है मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है, देखो हम ले अभिक्रिया आपको किस प्रकार होगी। वनस्पति तेल ले लिया, वनस्पति तेल की अभिक्रिया किसके साथ कर देते हैं? इसकी अभिक्रिया कर प्लस लिख दियो, इससे अभिक्रिया करनी हाइड्रोजन के साथ। उत्प्रेरक ले लिया आपका निकल ले लिया, और आगे आपका बनेगा वनस्पति घी। वनस्पति घी बनेगा। ये जो घी होता है वो आपका डालडा घी होता है। कौन सा घी होता है? डालडा। डालडा घी किस प्रकार तैयार होता है? वनस्पति तेल की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ करके वनस्पति घी बनाने की प्रक्रिया, यही आपकी हाइड्रोजनीकरण की औद्योगिक अनुप्रयोग है। औद्योगिक अनुप्रयोग मतलब उसका उपयोग किसमें किया जाता है? वनस्पति तेल को वनस्पति घी में चेंज करते हैं। आपको पूरे वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की जो आपकी रासायनिक समीकरण क्या होती है वो आपकी होती है वनस्पति तेल के साथ में आपको क्या जोड़ना है? उसके साथ आपको हाइड्रोजन जोड़ना है। उसके साथ क्या जोड़ना है? हाइड्रोजन जोड़कर निकल या प्लेटियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, प्लेटियम हो सकता है या निकल हो सकता है, आगे वनस्पति घी जिसको डालडा घी बोलते हैं, उसकी ये रासायनिक अभिक्रिया। ये हो गया आपका क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। इसमें आपको पूछा है कि संकलन अभिक्रिया किसमें है? आपका संकलन अभिक्रिया किसके अंदर है? संकलन अभिक्रिया किसमें है बता देते हैं। अभी देखो, ये लो आपको क्वेश्चन आ गया। अब मैं आपको बता देता हूँ संकलन अभिक्रिया सिर्फ आपकी किसके अंदर है, किस में होगी। अब होगी तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में होगी। संतृप्त में तो बड़ी मुश्किल से होती है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में संकलन, संकलन का मतलब है जिसमें आपका हम लोग मुख्य रूप से बोल सकते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब इसमें देख लो संतृप्त हाइड्रोकार्बन पहले से कौन कौन से, उनमें तो नहीं होगी क्योंकि उनके साथ ये आसानी से क्रिया नहीं करेगी। C2H6 के साथ नहीं होगी क्योंकि ये आपका पहले से संतृप्त यौगिक है। ये आपका क्या है? पहले से संतृप्त यौगिक है। ये आपका बता देता हूँ किस किस के साथ नहीं होगी। इसके साथ नहीं होगी, C3H8 इसके साथ भी नहीं होगी, इसके साथ होगी। ये एक अपना ये हो गया C3H6, एक ये हो गया आपका C2H2, CH4 के साथ संकलन अभिक्रिया किस में संकलन। अब तीनों के साथ क्यों नहीं होगी? क्योंकि तीनों ही पहले से आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। बीच वाले दो है ये आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है।
हमने इनके साथ होगी कैसे होगी मैं आपको बता देता हूँ। पहला आप ले लेते हैं, मैं आप ले लेता हूँ C3H6 है, ये आपका फॉर्मूला किस प्रकार होगा, ये होगा आपका CH3CH11CH2, ये इस प्रकार है। अब आप देख सकते हो ये प्रोपीन का फॉर्मूला, आप देख सकते हो इसमें 3 कार्बन 1 2 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 3 2 5 6 इस प्रकार व्यवस्थित होता है। इसको अब संकलन अभिक्रिया किस प्रकार होगी, इसके अंदर आप लोग हाइड्रोजन जोड़ोगे, आगे जाके आपका किस प्रकार बनेगा, आगे बढ़ेगा CH3 CH2 और CH3, ये इस प्रकार बनेगा। ये आपकी इस प्रकार संकलन अभिक्रिया होगी। और नीचे वाला है आपका C2H2, ये आपका किस प्रकार होगा, ये होगा आपका HC ट्रिपल अबंध CH, ये आपका एथाइन का फॉर्मूला। ये अपनी संकलन अभिक्रिया इसमें किस प्रकार होगी, पहले हम लोग इसमें हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो आपका चेंज होगा ऐसे CH2 डबल बंध CH2, क्योंकि एक बंध कम हो जाएगा, दोनों तरफ एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। फिर एक बार अभिक्रिया और होगी, ये CH2 डबल बंध CH2 है, इसकी अभिक्रिया फिर हाइड्रोजन के साथ करेंगे, आगे जाके आपका बनेगा CH3 और CH3 C2H6, ये इस दो के साथ होगी, बाकी के साथ संकलन अभिक्रिया नहीं होती, क्योंकि संकलन अभिक्रिया होती है वो आसानी से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ होती है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इनमें से एक तो ये है जो जिसका नाम हो जाएगा, इसका नाम है प्रोपीन, 1 प्रोपीन बोल सकते हैं, इसका नाम है एथाइन। C2H2 एथाइन का फॉर्मूला है, पहला हाइड्रोजन जोड़ेंगे एथीन बनेगा, एथीन के साथ हाइड्रोजन और जोड़ेंगे एथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एथेन। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 13 हो गया अपना। 14 आपका दे रखा है रासायनिक अंतर संबंध के लिए आपको एक परीक्षण करना है, प्रयोग करना है, प्रयोग कर देते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, 14 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, देखो ध्यान से। आपको एक प्रयोग करना है, प्रयोग के द्वारा आपको बताना है। ये लो आपका क्वेश्चन, आपको पसंद क्या है, आपको बताना है कि संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन के बीच रासायनिक अंतर संबंध के लिए आपको प्रयोग करना है, परीक्षण करना है। किस प्रकार हम लोग ये परीक्षण करेंगे उसके बारे में बताएंगे, तो इनका आंसर की बात कर लेते हैं। आपको दो इसमें ये प्रयोग है, किसके द्वारा समझ सकते हैं, जो अपनी बुक के अनुसार हम यदि समझे तो इसका प्रयोग है संतृप्त वर्षा। इसमें ऐसे दो उदाहरण लेने पड़ेंगे जिसके अंदर एक में संतृप्त होनी चाहिए और संतृप्त होना यौगिक होना चाहिए, दूसरे वाला असंतृप्त होना चाहिए। तो इसमें आप और हम बात कर लेते हैं, एक मक्खन की कर लेते हैं, मक्खन, और दूसरा हम तेल की बात कर लेते हैं। मक्खन होता है उसमें वो आपका हो गया संतृप्त और शामिल हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा संतृप्त वर्षा, और ये आपका हो जाएगा असंतृप्त, ये आपका हो जाएगा असंतृप्त। अब दोनों की बात करते हैं, इन दोनों का प्रयोग करते हैं हम लोग किसके साथ में, ब्रोमीन जल के साथ, ब्रोमीन जल, ब्रोमीन जल करेंगे क्या, दो परख नली लेते हैं, परीक्षण अपने प्रयोग करना है। ये एक परख नली ले ली, इसमें भी एक परख नली लेते हैं, ये परख नली अपनी ए है, ये आपकी परख नली क्या होगी ए, और ये ले ली हमने परख नली बी। इसमें हम लोग पहले वाले परख नली ए में थोड़ा डाल देते हैं, ये वर्षा मतलब मक्खन डाल देते हैं, और मक्खन के साथ में ब्रोमीन जल, इसमें ब्रोमीन जल भी डालेंगे कुछ बूंदे, ब्रोमीन जल साथ में, मक्खन के साथ प्लस में लिख दो, ब्रोमीन जल। और इसमें एक साइड हम लोग इसमें डाल देते हैं आपका तेल प्लस ब्रोमीन जल, तेल प्लस ब्रोमीन। पता कैसे चलेगा कि कौन से इसमें रासायनिक आपदा आप हम लोग किस प्रकार समझा सकते हैं, उनके बारे में यदि हम बात करें किस प्रकार समझेंगे। इसके द्वारा हम लोग यदि हम पता करना चाहें तो किस प्रकार पता करेंगे, तो पता करने का तरीका आप देखें। जैसे हम लोग ये मक्खन हो गया, आप संतृप्त वर्षा है, अपनी तेल है आपकी संतृप्त वर्षा है,
इनका हम लोग ब्रोमीन जल विलयन के साथ इनकी अभिक्रिया करते हैं। ब्रोमीन जल विलयन के साथ जैसे प्रश्न ये ले ली, ए में आपकी एक तो ले रखी है मक्खन ले रखा है, उसके साथ ब्रोमीन जल है, ये इसका विलयन बना रखा है। अब ये इसमें दे रखा है, इसका जो पहले से नारंगी रंग होता है इसका तेल वाला, ये तेल होता है। ये तेल में जो आपकी असंतृप्त होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाता है, इसका जो नारंगी रंग हो जाता है, नारंगी पहले से जो नारंगी रंग होता है वो आगे जाकर रंगहीन हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। ये क्या हो जाता है? रंगहीन हो जाता है। ये आपका हो जाएगा रंगहीन। जबकि इसमें कोई कलर होता है तो पहले से आपका जो रंग होता है उसमें रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार हम लोग प्रयोग करेंगे। प्रयोग में क्या दो चीजें, दो परत परीक्षण में इसी प्रकार होता है। दो परत ली है, एक में आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, दूसरे में आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। पहले वाले में संतृप्त हाइड्रोकार्बन के रूप में हमने मक्खन ले लिया, दूसरे में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के रूप में तेल ले लिया। इसकी अभिक्रिया ब्रोमीन जल विलयन बनाता है। विलयन बनाता है जो आपका तेल होता है, वो तेल होता है उसके अंदर जो आपका नारंगी रंग होता है। कौन सा रंग होता है? नारंगी आपका रंग होता है। उस नारंगी रंग को ये रंगहीन कर देता है। कौन सा विलयन? ये तेल और ब्रोमीन जल वाला जो विलयन होता है वो रंगहीन कर देता है। यहाँ पर थोड़ा नाम नारंगी हो गया, नारंगी रंग को रंगहीन कर देगा। और ये इधर वाला इसमें किसी रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो आपका वर्षा और मतलब जो मक्खन होगा, मक्खन के साथ में आपका जो ब्रोमीन जल होगा उसके अंदर विलयन का जो रंग होता है उस रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि इसके अंदर अपना रंग में परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार हम लोग संतृप्त और असंतृप्त कार्बन में रासायनिक अंतर समझ सकते हैं किसी प्रयोग द्वारा। ब्रोमीन जल विलयन द्वारा हम लोग प्रयोग परीक्षण करेंगे। ए और बी में एक में मक्खन लिया है, दूसरे में आपका तेल लिया है, तेल वाले में आपका रंग गायब हो जाएगा, इसमें रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, लास्ट क्वेश्चन है अपना इस पार्ट का। छोटा सा आंखें हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, साबुन की सफाई की प्रक्रिया में क्रिया विधि समझे। आपको पता है साबुन की सफाई की प्रक्रिया में क्रिया विधि किससे? साबुन में जो सफाई की क्रिया विधि होती है वो मिसेल के द्वारा होती है। मिसेल आपको समझना पड़ेगा। पीछे मैंने इसे एक क्वेश्चन में आपको बताया भी मिसेल क्या होता है। आपका अपने को समझना पड़ेगा मिसेल क्या समझना पड़ेगा, मिसेल का निर्माण। साबुन में जो सफाई की प्रक्रिया वो मिसेल के द्वारा होती है। सबसे पहले आपको मिसेल पता होना चाहिए। जैसे मान लो साबुन को जल के अंदर डाला जाता है, उसके अंदर दो समूह होते हैं आपके। दो समूह कौन से होते हैं? एक आपका जल विरोधी होता है, जल विरोधी समूह कौन सा होता है? जल विरोधी आपका समूह होता है हाइड्रोकार्बन पूंछ। हाइड्रोकार्बन पूंछ होती है, वो आपकी जल विरोधी होती है। मिसेल के अंदर है 6 हो जाएगा, पूंछ है। और एक आपका जल रागी होता है। जल रागी भाग कौन सा होगा? वो आपका आयनिक भाग होगा, ऊपर वाला सीधा आयनिक भाग। दो तो इसे ध्रुवीय भाग भी बोल सकते हैं, दूसरा ध्रुवीय भाग भी बोल सकते हैं, ध्रुवीय भाग। सफाई की प्रक्रिया हम लोग मिसेल द्वारा समझेंगे। मिसेल का निर्माण जब साबुन को जल के अंदर डाला जाता है तो साबुन में दो भाग होते हैं। एक भाग हो गया उसका जल विरोधी भाग हो गया, वो हाइड्रोकार्बन पूंछ के रूप में निर्मित होगा। दूसरा जल रागी भाग होगा, वो आयनिक भाग होगा। वो क्रिया किस प्रकार करेंगे? क्रिया इस प्रकार करेंगे, आगे देखो मैं आपको बताता हूँ क्रिया अपनी। जैसे पहले हम मिसेल की बात करते हैं, जैसे ये तेल की बूंद हो गई, ये तेल की बूंद, इसमें जो आपका ये वाला हाइड्रोकार्बन पूंछ है, ये इसका आयनिक भाग हो गया। ये इस प्रकार इसका ऊपर वाला आयनिक भाग। ये आपकी मिसेल हो गई। मिसेल इस प्रकार बनेगी अपनी।
मिसाइल में आप देख सकते हो, ये आपकी जो बीच में दे रखी है, ये आपकी तेल की बूंद है, कोई गंदगी है, तेल की बूंद है। इस तेल की बूंद को आपको साफ करना है। ये जो है ये आयनिक भाग है, ध्रुवीय भाग बोल सकते हैं, ध्रुवीय भाग। ये आपका ध्रुवीय भाग है। आयनिक भाग जैसे अलग अलग लिख देते हैं, यहाँ लिख दिया Na प्लस लिख दिया, यहाँ Na प्लस लिख दिया। और ये जो आपकी है इधर, ये आपके हाइड्रोकार्बन पूंछ है, ये आपके यहाँ हाइड्रोकार्बन है पूंछ, ये आपके हाइड्रोकार्बन क्या है, पूंछ है। अब जैसे इसमें क्या होता है, एक तो आपका जल विरोधी भाग होता है, एक आपका जल रागी भाग होता है। ये जो हाइड्रोकार्बन पूंछ होता है, ये आपका है जल विरोधी भाग, और ये जो ध्रुवीय भाग होता है, ये आयनिक भाग होता है। इसमें विशेष प्रक्रिया किस प्रकार होती है, जैसे तेल की बूंद होती है, ये हाइड्रोकार्बन पूंछ होती है, ये से एक जाल, एक समूह बनाती है इस तेल की बूंद के चारों तरफ, जो इस कपड़े के अंदर जो गंदगी होती है वो उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। जो ये अपना ध्रुवीय भाग होता है, ये जल के साथ अभिक्रिया करके, जैसे झाग बनाता है, आपको पता है झाग साबुन होती है, वो मृदु जल के साथ बनाई, कठोर जल के साथ भी अभिक्रिया अपनी प्रदर्शित नहीं हो सकती। कपड़ों में जो हम लोग साफ सफाई की प्रक्रिया मिसेल के द्वारा करेंगे। पहले हम लोग मिसेल की भाषा लिख देंगे। मिसेल की भाषा क्या लिखेंगे कि साबुन को जब जल के अंदर डाला जाता है तो जल में साबुन के अंदर दो भाग होता है, एक हाइड्रोकार्बन पूंछ जो आपका जल विरोधी भाग होता है, एक आपका ध्रुवीय भाग जो जल सनी भाग होता है। इसमें आपकी प्रक्रिया, निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार होगी, जो हाइड्रोकार्बन पूंछ होती है वो तेल की तरफ एक इस प्रकार से जाल बनाती है, उस तेल को मतलब कपड़े से गंदगी को बाहर निकाल लेती है। जो आयनिक भाग होता है वो अपने जल के साथ अभिक्रिया करके ये क्रिया पूरी संपन्न करता है। तो ये था अपना आज का पार्ट है, जिसमें जितने भी अपने 15 क्वेश्चन आंसर थे आपने देखे होंगे, पढ़े होंगे। समझ में नहीं आए तो इस क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को आप 2-3 बार देख सकते हो, क्योंकि वीडियो है, आगे पीछे ले सकते हैं हम लोग। मिसेल के इस प्रकार हमने मिसेल का आपको क्वेश्चन पूछे इस प्रकार हम लोग बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।